हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी, इसके प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस। तो हमने जो है इसके बारे में पढ़ लिया था कि डीएनए टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने डिस्ट्रक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि जो एंडोन्यूक्लियस है और जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं, और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट करने के काम आता है, और जो लाइगेज एंजाइम है वो डीएनए को जोड़ने के काम आता है। सो एंजाइम्स जो है वो हमने पढ़े थे। सो अब इसका जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे, और सेपरेशन ऑफ डीएनए ये हमने देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, यानी जो डीएनए जो है उसको कैरी कौन करके लेके जाता है, उसकी रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह से होती है। सो क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। चलो शुरू करते हैं। सो क्लोनिंग जो संवाहक है, क्लोनिंग वेक्टर्स, तो सब जानते हैं जैसे प्लाज्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, इनकी अपनी एबिलिटी होती है, ये जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी अपने आप जो है इनमें रेप्लिकेशन की जो है क्षमता होती है, बिना गुणसूत्रीय डीएनए के नियंत्रण के अंदर आए हुए ये स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति जो है बना सकते हैं अपनी। सो बैक्टीरियोफेज जो है वो ज़्यादा होते हैं पर सेल में, जो है उनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने के कारण जो है जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृतियां जो है हमको मिल जाती है, क्योंकि ये हायर इन नंबर हैं। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा हाई कॉपी ऑफ नंबर जो है जीनोम्स के इनमें मिल जाएंगे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। और कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं जिनमें या तो एक या फिर 2 कॉपी पर सेल जो है वो मिलती है, और कुछ जो है वो 15 से 100 कॉपियाँ भी जो है उनकी मिल सकती है, प्रतिकृति जो है वो मिल सकती है प्लाज्मिड्स की। सो ये नंबर जो है वो और भी इनका बढ़ सकता है प्लाज्मिड्स का, अगर हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विजातीय डीएनए खंडन को जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें, तो इनकी संख्या भी जो है वो जीवाणु भोजी या भी प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान जो है वो गुणित हो जाएगी। यानी अगर हम डीएनए को जो है इन जो वेक्टर्स के साथ है अगर जोड़ पाएँ, तो ये भी उसी नंबर में जो है इनकी रेप्लिकेशन जो है वो हो जाएगी। सो वेक्टर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ताकि जो है डीएनए, जो फॉरेन डीएनए है, वो आराम से उनके साथ लिंक हो सके, और जो रिकॉम्बिनेंट्स है, जो सिलेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट्स का, वो जो है आराम से किया जा सकता है फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। सो अब यहाँ पे जो है क्या फीचर्स हैं रिक्वायर्ड हैं फॉर टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। तो ये एक जो है वेक्टर दे रखा है PBR322। सो यहाँ पे एक पहले पॉइंट होता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पॉइंट होता है। सो यहाँ जो है प्रतिकृति का उत्पत्ति, यानी ओरी का प्रारंभ, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो यहाँ ये जो सीक्वेंस है, यहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे अनुक्रम है ये, जहाँ से प्रतिकृतियों की शुरुआत होती है, यानी ओरी वो पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। किसी भी जो है जब कोई भी डीएनए का कोई भी खंड जो है इस सीक्वेंस में लिंक हो जाए, तो यहाँ पे जो होस्ट सेल है उसमें ये रेप्लिकेशन जो है परपोषी कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति कर सकता है, जब ओरी पे उसे हम जोड़ दें। तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये याद रखना है कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पूछ किया जाता है डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है क्या होता है। सो ये अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी जो है उत्तरदायी होता है। ये कंट्रोल करता है कॉपी जो है कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। सो अगर हम चाहते हैं कि हमको बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए इस टारगेट डीएनए की, तो ये जो क्लोन सो यहाँ पे काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल जो है ओरी जो है वो अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता हो। यानी जो ओरिजिन है, ये पॉइंट जो ओरिजिन है ये हाई कॉपी नंबर को जो है सपोर्ट करता हो, तो हमें वैसा जो है सेलेक्ट करना चाहिए वेक्टर। तो यहाँ पे ओरिजिन हो गया। अब उसके बाद जो है वर्ण योग्य चिन्हक, यानी ओरी के बाद जो है सेलेक्टेबल मार्कर। सो वेक्टर को एक सेलेक्टेबल मार्कर रिक्वायर होता है, यानी इसको ओरी के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्ह की आवश्यकता होती है।
जो कि क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, उनकी पहचान करता है और उनको समाप्त करने में ये सहायता देता है। तो यहाँ पे जो रूपांतरण जो है, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, उनकी चयनात्मक वृद्धि होने देना ही जो है रूपांतरण होता है, यानी ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स की जो सेलेक्टिवली जो ग्रोथ है उसको परमिट करना ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये प्रोसीजर जो है, इसमें क्या होता है कि एक डीएनए का पीस जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बैक्टीरियम में, जो जीवाणु है, परपोषी जीवाणु, उसमें इसको डाला जाता है। और नॉर्मली जो जीन्स जो ई कोलाई के लिए हैं वो कौन से होते हैं, जो एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, या फिर कैनामाइसिन है। ये जो है प्रतिजैविक हैं, ये प्रतिरोधी कोडित करने वाले जीन जो है वो ई कोलाई के लिए उपयोगी जो है सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। ये एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और इसको हम जो है कैनामाइसिन भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो है यूज़फुल सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं फॉर ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई जो है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है और जो कि फॉरेन डीएनए को लेके जाता है रेप्लिकेशन के लिए। सो ये जो है नॉर्मल ई कोलाई सेल्स जो है उनमें ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जो जीन है ये नहीं होते हैं। तो कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति जो है प्रतिरोधक नहीं होता है नॉर्मली ई कोलाई में। अब हमने सेलेक्टेबल मार्कर्स भी चूज़ कर लिए। अब हम देखेंगे क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट जो है वो क्या होती है, तो यहाँ देखो ये ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक है PBR 322। इसमें प्रतिबंधन स्थल है जहाँ पे हिंट 3rd इको R1 है। ये डिफरेंट जो है यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो लगे हुए हैं। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं AMPR एंड TETR जो है, ये सारे जो है एक प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं सारे के सारे। सो क्लोनिंग स्थल क्या होता है, सो क्लोनिंग साइट्स जो है कि जो एलियन डीएनए है उसको हमको वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रेफरेबली सामान्यतः जो है एक ही वो होनी चाहिए, क्या रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए वहाँ पे। तो सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधन एंजाइम संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है साइट्स होंगी, रिकॉग्निशन साइट्स, तो क्लोनिंग जो काम है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो अधिक पहचान स्थल होने के कारण जो है यहाँ पे कई खंड बन जाएंगे डीएनए के, जो तो इससे कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाएगा क्लोनिंग का, जीन क्लोनिंग की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाएगी। सो जो लिगेशन है ऑफ एलियन डीएनए ये रेस्ट्रिक्शन साइट पे की जाती है और इन प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। सो विजातीय डीएनए का बंधन उन 2 प्रतिजैविक जीन्स के बीच में जो है वो होता है। प्रतिरोधी जीनों में एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर जो है वो किया जाता है। सो जैसे कि उदाहरण के लिए विजातीय डीएनए को संवाहक PBR 322 में स्थित जो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है वहाँ से इसको जोड़ सकते हैं हम। और उसके बाद जो है ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जो पुनर्योगिज प्लाज्मिड है, ये जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को जो है वो लूज़ कर देगा, यानी उसके प्रति जो प्रतिरोधी है वो बाहरी डीएनए के निवेश के कारण जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और लेकिन जो रूपांतरण है उसको टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में फैलाकर इसका अनुपयोगज से भी जो है हम चयन कर सकते हैं। सो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए की वजह से कम हो जाएगा, लेकिन और इसको हम स्टिल जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में जो है उसको हम लगा सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेंट जो ग्रो होते हैं एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। वृद्धि करने वाले जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में जो है स्थानांतरित कर देते हैं हम उसके बाद। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मीडियम है
जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं ये ग्रो करेंगे इस मीडियम में जिसमें दोनों एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमने उसको दोनों को जो है एक्सपोज कर दिया है इसलिए। सो पुनर्योगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर जो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर ये वर्धन नहीं करेगा। लेकिन जो अपुनर्योगज है वो दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यमों में वर्धन करेगा, यानी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो दोनों में जो है वृद्धि करेगा, और जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो सिर्फ एक में ही करेगा और एक में नहीं करेगा। सो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों में चुनाव में सहायता करता है, ये उसको सिलेक्शन में हेल्प करता है। और जबकि दूसरा जो प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन है वो विजातीय डीएनए के निवेश के से जो है वो निष्क्रिय हो गया। हमने देखा था कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है वो फॉरेन डीएनए के इंसर्शन से जो है वो कब ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे वो उसको निष्क्रिय कर दिया है उसने रेजिस्टेंस को, और पुनर्योगजों के चुनाव में ये सहायता करता है। सो इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं जो कि इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स से हम चूज़ करते हैं, ये बहुत ही जो है जटिल विधि है, क्योंकि यहाँ पे हमको अलग अलग प्लेट्स पे जो है उसको रखना होगा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के साथ। तो यहाँ पे हम इसके एक ऑल्टरनेटिव जो है चूज़ करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स को, जो कि वैकल्पिक वर्णयोगी चिन्हकों का विकास है, जो कि पुनर्योगजों को अपुनर्योगजों के आधार पर विभेदित करता है। ये क्या होता है, जो क्रोमोसोमिक पदार्थ की उपस्थिति में जो है रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं ये। सो यहाँ पे हम जो है ऑल्टरनेटिव खोज जो है सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि जो पहला वाला है उसमें हमको डिफरेंट प्लेट्स में उनको रखना होगा, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी होगी। सो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं और उनको नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स। सो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये इंसर्ट किया जाता है, जो कोडिंग सीक्वेंस है एक एंजाइम की, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज है के कोडिंग अनुक्रम में ये अंतर स्थापित करते हैं, और जिसे एंजाइम जो है वो संश्लेषित करने वाला जीन जो है वो यहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है। सो ये रिजल्ट करता है इनटू द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। तो इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, निवेशी निष्क्रियता। सो यहाँ पे क्या है कि जो क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट है वो ब्लू कलर देता है इन कॉलोनीज़ को। अगर यहाँ पे प्लाज्मिड जो है, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डजंट हैव एन इंसर्ट, तो यहाँ पे अगर उसमें इंसर्ट नहीं है तो वो ब्लू कलर देगा, और अगर इंसर्ट उसमें प्रेजेंट है जो हमने करवाया था, तो अगर वो उसमें प्रेजेंट है तो यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का हो गया है, और कॉलोनीज़ जो है वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। सो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ के फॉर्म में, क्योंकि जिनमें इंसर्शन नहीं है, जिनमें फॉरेन डीएनए नहीं है वो कलर नहीं दे रही है, और जिनमें फॉरेन डीएनए है वो ब्लू कलर दे रही हैं। जिनमें नहीं है वो ब्लू कलर दे रही हैं, और जिनमें है वो कलर कोई भी कलर शो नहीं कर रही हैं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ हैं, और ये जो है डीएनए रिकॉम्बिनेशन के लिए यूज़ की जा सकती हैं। सो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अब दूसरा है कि पौधों और जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक, यानी वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब जो ट्रांसफरिंग जीन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स में बैक्टीरिया और वायरसेस से ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही पुराने समय से जो है चिरकाल से हमको पता थी। तो वो जानते थे कि जो सुकेंद्री है यूकैरियोट्स हैं उनकी कोशिका के रूपांतरित करने के लिए जीनों को कैसे उपयोग में लिया जाए, और जीवाणु और विषाणुओं को चाहते हैं तो वैसा करने के लिए जीनों को बाध्य करते हैं यहाँ पे। सो बैक्टीरिया जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस ये कई द्विबीजपत्रियों में रोगजनक यानी पैथोजन है, ये उनमें बहुत सारी जो डिजीज़ करता है। पैथोजन होता है सेवरल डाइकॉट्स में, लेकिन इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये जो है डिलीवर कर सकता है ए पीस ऑफ डीएनए, जिसे हम टीडीएनए कहते हैं। तो ये टीडीएनए को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये नॉर्मल प्लांट सेल में जो है ट्यूमर बनाता है,
अबुर्द जो है उसमें रूपांतरित करता है। सो ये ट्यूमर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स जो कि रिक्वायर होते हैं बाय द पैथोजेंस। सो ये कोशिकाएं रोग जनकों के लिए ज़रूरी रसायन है उनका उत्पादन करते हैं। तो अब ये सिमिलरली ये देखा हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो कि एक पैथोजन है। तो ये ट्यूमर्स प्रोड्यूस करता है और वो ट्यूमर्स जो हैं ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो उन पैथोजेंस के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिमिलरली एक और होता है रेट्रोवायरस यानी पक्ष विषाणु। ये सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित करता है, यानी उनको कैंसरस सेल्स में जो है चेंज कर देता है, इसकी ये एबिलिटी होती है। सो अब देखो ये हम देखेंगे कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो है किस तरह से ये ट्रांसफ़र कर सो ये यूज़ किए जा सकते हैं एज अ वैक्टर। सो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है इसका जो है ये TI प्लाज्मिड जो है क्लोनिंग समूह के रूप में अब जो है इसको चेंज कर दिया गया है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये TI प्लाज्मिड जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है, इसको मॉडिफाई किया गया है क्लोनिंग वैक्टर के फॉर्म में। अब ये जो है पैथोजेनिक नहीं है, यानी ये अभी बीमारियाँ प्रोड्यूस नहीं करता है प्लांट्स में, लेकिन स्टिल इसकी जो मैकेनिज़्म है जीन के डिलीवर करने की वो जो है यूज़ की जाती है टू जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं उनमें जो डिज़ायरेबल जीन है उसको इंसर्ट करने के लिए। तो सिमिलरली जो रेट्रोवायरस है उसको भी जो है चेंज कर दिया गया है। अब ये डिलीवर करता है डिज़ायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। तो रेट्रोवायरस जो है वो एनिमल सेल्स में जीन्स को जो है वो लेके जाएगा, और जो TI प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का वो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है फॉर DNA रिकॉम्बिनेशन के लिए, जो डिज़ायरेबल जीन है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको इंसर्ट करवाने के लिए। सो जो एक बार जीन या फिर जो DNA फ्रेगमेंट है वो लाइगेट हो जाए इनटू अ सूटेबल वैक्टर, तो ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक बैक्टीरियल प्लांट या फिर एनिमल होस्ट में जहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है। अब कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट DNA, यानी सक्षम परपोषी आतिथ्य। सो DNA जो है वो जलरागी होता है, यानी वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो लिपिड जो लेयर है उसकी वजह से ये वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो जीवाणु को प्लाज्मिड में ले जाने के लिए जो है यहाँ पे जीवाणु कोशिकाओं को DNA हेतु सक्षम बनाया जाए पहले, तो उसके लिए जो है कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। तो ये किया जा सकता है बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम से उसको हमने ट्रीट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो DNA को एंटर कराने के लिए वो इंक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो जैसे कि कैल्शियम की विशेष सांद्रता के साथ उसको संसाधित किया जाता है, जिससे DNA को जीवाणु की कोशिका भित्ति से स्थित छिद्रों में प्रवेश करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो क्योंकि वो उसके पास नहीं हो सकती, वो हाइड्रोफिलिक है और लेयर जो है सेल की वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हमने कैटायन से, डाइवेलेंट कैटायन से जो है ट्रीट किया, जैसे कि कैल्शियम से, तो उससे जो DNA की एंट्रेंस है वो ईजी हो जाएगी। तो रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो फोर्सफुली भी जो है सेल में डाले जा सकते हैं बाय इनक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस। उसको बर्फ़ पे जो है पहले पुनर्योगित DNA के साथ पहले बर्फ़ पर रखा जाता है, तब जो पुनर्योगित DNA है उन कोशिकाओं में बलपूर्वक जो है वो प्रवेश कराया जा सकता है। उसके थोड़े समय बाद उसको जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है और पुनः इसे जो है वापस बर्फ़ पर रखा जाता है। सो इस तरह से ये प्रक्रिया करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो इंसर्ट हो जाता है, उसमें चला जाता है। सो ये एक और टेक्निक हो गई, या तो उसको कैल्शियम से जो है जो बायोवेलेंट कैटायन है उससे ट्रीट कर दो, या फिर ये दूसरा प्रोसेस है कि उसको DNA जो है उसके साथ सेल को आइस पे रखो, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो, यानी हीट शॉक दो उसको, फिर उसको वापस जो है वो आइस पे रख दो। तो इस तरह से जो है वो परमिएबल हो जाएगी DNA के लिए। सो परपोषी कोशिकाओं में विजातीय DNA को प्रवेश कराने के लिए सिर्फ यही विधि नहीं है, इसके अलावा जो सूक्ष्म अंतेक्षण है, माइक्रो इंजेक्शन है,
वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा सकता है न्यूक्लियस में, जो एनिमल सेल है उसके न्यूक्लियस में। इसके अलावा भी एक और मेथड है जो प्लांट्स के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी से जो है माइक्रो पार्टिकल्स जो है गोल्ड या फिर टंगस्टन के कोटेड विद डीएनए उनको बॉम्बार्ड करा दो। कोशिकाओं से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी कराते हैं, जिसे हम बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं, यानी बायोलिस्टिक या जीन गन कहा जा सकता है, जिसमें कि जो गोल्ड या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि डीएनए से कोटेड होते हैं और उनको हाई वेलोसिटी के साथ जो है बम्बार्डमेंट कराई जाती है और इस तरह से उनको इंसर्ट करा जा सकता है। और अंतिम विधि जिसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है, यानी डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स जो है उनको यूज़ किया जा सकता है, जैसे हमने देखा था रेट्रोवायरस वगैरह का और टीआई प्लाज्मिड्स का हमने यूज़ किया था, जो कि अलाउ करता है टू इन्फेक्ट द सेल। और यहाँ से इन्फेक्शन के बाद जो है ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये होस्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो इस तरह से जो ये टूल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं और वेक्टर्स और एंजाइम्स जो है हमने पढ़े कि किस तरह से जो है इंसर्शन कराया जाता है, किस तरह से डीएनए को जो है कट किया जाता है, उसको वापस जो है जोड़ा जाता है और कौन से वेक्टर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।